क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था ऑस्मोसिस, जो किसमें आता है, ट्रांसपोर्ट इन सेल्स में। तो सेल्स में दो तरीके का ट्रांसपोर्ट मैंने बताए थे, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं लगती, एक्टिव जिसमें एनर्जी लगती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैंने पढ़ाया था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने किस तरीके से समझाया था कि जहाँ पे भी फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वो मूव करते हैं कहाँ पे, जहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि ये पानी है, इसके अंदर सॉल्ट मॉलिक्यूल 3 है और इसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। तो जिस पानी के अंदर सॉल्ट मॉलिक्यूल कम है, मीन्स उसके अंदर फ्री वाटर ज्यादा है और इसके अंदर फ्री वाटर कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, जहाँ फ्री वाटर ज्यादा होता है वो मूव करता है जहाँ फ्री वाटर कम होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहा जाता है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है हाइपरटोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में समझाया था। डिफ्यूजन मैंने क्या समझाया था, जैसे वहां पर मूवमेंट हो रही थी किसकी, वाटर की। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, जो अपने अंदर मिलाता है, मिलाने वाला। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्ट, मिलने वाला। तो सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी वहां पे, किसकी, वाटर की मूवमेंट हो रही थी। अगर सॉल्यूट मूवमेंट करेगा तो वो किसके द्वारा करता है, डिफ्यूजन के द्वारा करता है। तो और ये बहुत छोटे एरिया के लिए, बहुत छोटे डिस्टेंस तक होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चीज को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, कम है कि यहाँ पे क्वांटिटी और जहाँ ज्यादा क्वांटिटी वहां मूव करना है, तो उसके लिए उसे क्या खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये हमने किसमें पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसका एग्जाम्पल था सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारे सेल के अंदर चलता है, हमारी बॉडी की एवरी सेल के अंदर चलता है। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चलता है ये हमें मदद करता है सेल कॉन्ट्रेक्शन में, नर्व सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने में। तो बिना ये एटीपी के नहीं चल सकता सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम इन न्यूरल चैप्टर जो है हमारा 21 और 22 उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक जो हमने शुरू करा था, जिसको हमने रोक दिया था, पढ़ नहीं पाए थे, वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने पहले समझाया था क्लास में कि किस तरीके से होता है। तो पहले जरा इसका ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ये हमारे सेल है। ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अगल बगल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जिससे बन के आता है राइबोसोम, और राइबोसोम जिस जगह पे लग जाता है वो बन जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो बन जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला ये बनाता है प्रोटीन और स्मूथ वाला बनाता है लिपिड। ये दोनों चीजें कौन मॉडिफाई, पैक और ट्रांसपोर्ट करता है, वो करता है गोल्जी अपरेटस। तो ये बना दी मैंने यहाँ पे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस किसके अंदर पैक करता है, एक पैकेट के अंदर, और वो पैकेट ट्रांसपोर्ट होने के बाद बदल जाता है किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर। तो ये हमने चीजें समझी थी इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो अब जरा यहाँ पे भी इस चीज को समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम में क्या पार्ट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या था, गोल्जी अपरेटस। तीसरा क्या था, लाइसोसोम्स। ठीक है, तो अब जरा इसको पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या लिखी हुई है, इट इज अ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या आएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फैला हुआ है, ये न्यूक्लियस है। ये वाला एरिया क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से क्या अटैच है, तो ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे तुम देखो, ये इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से दो एरिया क्रिएट हो रहे हैं। एक तो एरिया क्रिएट हो रहा है इसके अंदर का, ठीक है, ये वाला एरिया। एक तो ये, इसे कहते हैं लूमिनल। और जो इसके बाहर का एरिया है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा लूमिनल। तो दो स्पेस ही क्रिएट कर देता है, जैसे इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इसके अंदर वाला एरिया क्या कहला जाता है, लूमिनल। और इसके बाहर वाला एरिया क्या बन जाता है, एक्स्ट्रा लूमिनल। तो ये क्या करता है, मुड़े हुए होने की वजह से दो एरिया क्रिएट कर देता है, जो होता है लूमिनल और एक्स्ट्रा लूमिनल। देखो जरा इसकी स्टेटमेंट समझ में आ रही नहीं आ रही। ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड कर देता है इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। नंबर वन इज लूमिनल, जो इनसाइड ER है, ER के अंदर वाला एरिया। और सेकंड वन इज एक्स्ट्रा लूमिनल, जो किसको कह रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म को। तो ये तो स्टेटमेंट हो गई क्लियर। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ER के दो टाइप्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे राइबोसोम लगा होगा वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे नहीं लगा होगा वो कहलाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड क्या पढ़ा हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने क्या बताया था, बनाता है लिपिड।
और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इन द absence of ribosome they are called स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। अब यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस और उसको सिक्रेट करने में मदद करता है। ठीक है, ये बोला हुआ है ये फैला हुआ होता है और कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से दूर है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब फंक्शन दे रखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसिस करता है लिपिड। लिपिड जो होता है वो फैट को कहा जाता है, और लिपिड की मदद से क्या बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक्सेट्रा। ठीक है, इसी की मदद से क्या बनते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बनते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन उसी में आता है, एस्ट्रोजन उसी में आता है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड की मदद से बनते हैं। इसी लिपिड को मॉडिफाई करके क्या बनते हैं, रिसेप्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पे ईआर हो गया कंप्लीट। सेकंड जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्ट आता है उसका नाम होता है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, इस ईआर से प्रोटीन और लिपिड को लेता है, उसको करता है सबसे पहले मॉडिफाई, फिर करता है पैक, और फिर करता है ट्रांसपोर्ट। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो डायग्राम पे, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। नाम होता है सिस्टर्न। यही सिस्टर्न जो होता है ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसके समान को, ईआर के समान को। ठीक है, दूसरी चीज जो है डायग्राम में नहीं लिखी उसको जरा समझते हैं। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक इसके अंदर होता है सिस फेज, और एक इसके अंदर होता है ट्रांस फेज। सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस वो फेज होता है जहां से ये सामान उठाता है फ्रॉम ईआर। ठीक है, ईआर से सामान उठाता है, फिर उसको क्या करता है, सिस्टरने की मदद से मॉडिफाई करता है, पैक करता है, और जिस एरिया तक ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जिस एरिया तक लेके जाता है उस एरिया का नाम होता है ट्रांसफेस। तो ईआर से सामान उठाने का काम होता है सिसफेस का, और इसको पैक करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसपोर्ट किस जगह तक कर दिया जाता है, ट्रांसफेस तक उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब इस ट्रांसफेस से कहाँ तक जा सकता है, तो जैसे मान लो ये है सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये ईआर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाना पड़ेगा न्यूक्लियस ईआर। ईआर से इसने सामान उठाया, सिस फेज में लिया, मॉडिफाई करा, पैक कर दिया। अब ये मटेरियल या तो सेल के अंदर जरूरत पड़ सकती है, मतलब इंट्रासेलुलर सब्सटेंस की तरह उसका काम आ सकता है, या उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है सेल से बाहर। मतलब ये जो सब्सटेंस सिस फेज से ट्रांस फेज तक ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, वो दो जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो अभी तक मैंने क्या बताया, गोल्जी अपैरेटस के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स हैं जिन्हें कहते हैं सिस्टर्न। ये फोल्ड्स ही मॉडिफाई करते हैं सब्सटेंस को ईआर के। ठीक है, ईआर से जिस जगह से ये अपने जो, जैसे इसकी बॉडी है, जिस जगह से ईआर से सामान उठाता है उस जगह को कहा जाता है सिस, और जिस जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है उसे कहते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस के बाद वो दो जगह से आ सकता है, या तो सेल के अंदर ही रहेगा मटेरियल, या सेल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जिस चीज के अंदर पैक करता है, ठीक है, जिस चीज के अंदर पैक करता है उसे कहा जाता है वेसिकल। उन पैकेट्स को कहा जाता है वेसिकल्स। और मैंने बताया था यही वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करने के बाद किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर। अब देखो ये समझा दिया, अब जरा स्टेटमेंट्स देखो। लिखा हुआ है कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे 1898 में, जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व करा था एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी चीज को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो उसे क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। तो जब इन्होंने स्टेन करा था तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा स्टेन हुआ था, मतलब इसको ऊपर बहुत ज्यादा कलर चढ़ा था। तो इसको क्या कहा, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। रेटिकुलर मतलब जो इस तरीके से नेटवर्क बना रहा हो, बहुत ज्यादा नेटवर्क जो बना रहे होते हैं स्ट्रक्चर, उन्हें क्या कहा जाता है, रेटिकुलर। कहाँ पर था, नियर न्यूक्लियस। दिस वर लेटर नेम एट गोल्गी बॉडीज। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी, आफ्टर हिम। इसके अंदर क्या क्या था, दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक कॉल्ड सिस्टर्न। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सिस्टर्न। ये सिस्टर्न एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। दिस सिस्टर्न आर पैरेलल टू ईच अदर, तो दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली है, गोल्गी सिस्टर्न आर इंटर आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस। ये कहाँ अरेंज हो रखे, नियर
न्यूक्लियस, जिसके अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अभी मैंने समझाया था। यहाँ पे सिस और ट्रांस में एक और चीज लिखी हुई है। सिस फेज जो होता है ये कैसा होता है, देखने में कन्वेक्स होता है, ठीक है। और ट्रांस फेज जो होता है ये देखने में कैसा होता है, कनकेव होता है, ठीक है। जब इसको फ्रंट से देखा जाए तो कैसा होता है, कन्वेक्स का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है, और कनकेव का मतलब होता है इस तरीके से, ये वाला एरिया, ठीक है, जो गुफा वाला है वो कनकेव। तो यहाँ पर इसके अंदर सिस और ट्रांस फेज में इसकी शेप दे रखी कैसा दिखता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सिस फेज सामान उठाएगा और उसको ट्रांसफर कर देगा। तो इसके अंदर एक सिस फेज होता है, ट्रांसफर। पहले दोबारा एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सिस्टरने। सिस्टरने कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। 2 पॉइंट हो गए, सिस्टरने होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिस्टरने अरेंज होते हैं नियर न्यूक्लियस, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, सिस्टरने होते हैं पैरेलल होते हैं और ये सिस्टरने होते हैं नियर न्यूक्लियस। दो फेज होते हैं, कौन से, सिस फेज एंड ट्रांस फेज, ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो सिस होता है कन्वेक्स और ट्रांस होता है कनकेव। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल एंड डिलीवर इट टू द टारगेट, ठीक है। तो वो टारगेट कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो इंट्रा सेलुलर टारगेट मतलब सेल के अंदर, और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या उसको भेज देंगे सेल के बाहर। जो मटेरियल है पैक्ड करे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। तो मैंने क्या बताया था, जिस पैकेट के अंदर उसे पैक किया जाता है उसका नाम होता है वेसिकल। और ये वेसिकल जो होती हैं फ्रॉम द ईआर, ये कहाँ से उठाया जाता है सामान, ईआर से। कौन से फेज से उठाया जाता है, सिस फेज, और कहाँ की तरफ मूव कर दिया जाता है, टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज किसे कहते हैं, ट्रांस फेज का ही दूसरा नाम क्या होता है, मैच्योरिंग फेज। तो कहाँ की तरफ मूव कर दिया जाता है, मटेरियल बना के ट्रांस फेज की तरफ मूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, लिखा हुआ है प्रोटीन मॉडिफाई करे जाते हैं, मतलब जो भी वहां पे सब्सटेंस बनाता है ईआर के अंदर, प्रोटीन और लिपिड, उसको मॉडिफाई करा जाता है इन सिस्टर में। तो मैंने क्या बताया था, मॉडिफिकेशन कौन करता है, ये सिस्टर्न्स करते हैं, ठीक है, ऑफ गोल्जी अपरेटस। और बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो मॉडिफाई कौन करता है, सिस्टम में। तो इसका मैंने फंक्शन क्या बताया था, पहले मॉडिफाई करेगा, वेसिकल में पैक करेगा और ट्रांसफेज में ट्रांसपोर्ट कर देगा। गोल्जी अपरेटस जो होता है ये क्या क्या मॉडिफाई करके बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मतलब ग्लूकोज को जोड़ दिया प्रोटीन से, ग्लूकोज को जोड़ दिया लिपिड से, ठीक है। तो मतलब वहां पे क्या बना था, ईआर में प्रोटीन और लिपिड। तो प्रोटीन को जोड़ दिया ग्लूकोज से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को जोड़ दिया ग्लूकोज से ग्लाइकोलिपिड। ये सेल के रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, कुछ हार्मोन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल्गी कंप्लीट। तो गोल्गी के क्या क्या स्टेटमेंट थे दोबारा पढ़ते हैं। गोल्गी की स्टेटमेंट थी, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टन्स होते हैं। पहला पॉइंट, सिस्टन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। सिस्टन्स कहाँ पर होते हैं, नियर न्यूक्लियस। 3 पॉइंट हो गए। देन गोल्गी के दो फेज होते हैं, सिस और ट्रांस फेज, कन्वेक्स एंड कनकेव। सिस से ये सामान उठाता है ईआर से और ट्रांस फेस की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। जो ये सब्सटेंस उठाता है उसे मॉडिफाई करने का काम होता है किसका, सिस्टन का। सिस्टन किसको मॉडिफाई करता है, प्रोटीन एंड लिपिड को। और किस में बदल देता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड में। किस चीज के अंदर पैक करता है, वेसिकल में। तो जितनी भी स्टेटमेंट पढ़ी तुमने एज इट इज वो बता दी गई। डायग्राम देख के भी तुम सारी स्टेटमेंट बता सकते हो, बस उसके लिए समझ आना चाहिए। अब थर्ड जो स्ट्रक्चर बनता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, उसका नाम होता है लाइसोसोम। तो मैंने क्या बताया था, जो गोल्जी है उससे ट्रांसपोर्ट जिस चीज के अंदर किया जाता है उनका नाम क्या होता था, वेसिकल। वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करने के बाद किसमें बदल जाती है, लाइसोसोम्स में। तो ये क्या होती है, दिस आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये वर्ड नहीं बोलोगे डेफिनेशन में तब तक ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि तुम्हें पता है कि ये वेसिकल से बना है। तो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। किससे बनता है, ये पैकेजिंग के दौरान बनता है गोल्जी अपरेटस में। ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं किसमें, ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम होता है, जो एंजाइम्स पानी के आते ही या पानी के टच होते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसे एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये वेरी रिच होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो वो कौन कौन से एंजाइम है, लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीएज जो प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ठीक है। अब ये एक्टिव होते हैं एंजाइम एट एसिडिक पीएच, मतलब जब एसिडिटी बढ़ेगी एक सेल के अंदर तब ये एक्टिव हो जाएंगे। ये एंजाइम किस किस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड डीएनए आरएनए को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए।
नेक्स्ट, ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट होती है, जिसका नाम होता है वैक्यूल्स। ठीक है, एक बार इसके बारे में दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्गी apparatus की पैकिंग के दौरान बनते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ने वाला। तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो पानी की टच में आते ही काम करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो वाटर है और साइटोप्लाज्म के बाहर भी वाटर है, तो जैसे पानी के टच में आएंगे काम करेंगे, जब तक पानी के टच में नहीं आएंगे काम नहीं करेंगे। इनका पीएच कैसा होता है काम करने का? एसिडिक पीएच होता है, और ये एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं वेरियस चीजों को। चलो अब वैक्यूल्स की बात करते हैं, ये भी एंडोमेम्ब्रेन में काउंट होता है। तो वैक्यूल्स जो होता है ये कंटेन करता है वाटर सैप, मतलब इसके अंदर क्या भरा होता है? पानी, ठीक है, वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी वेस्ट है, एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल। तो ये क्या क्या कंटेन करता है? नॉन यूजफुल मटेरियल ऑफ सेल। तो क्या कह सकते हो? वैक्यूल कंटेन ऑल नॉन यूजफुल मटेरियल ऑफ सेल। ठीक है, द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड। अब वैक्यूल की मेम्ब्रेन पे एंट्रेंस का क्वेश्चन बनता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनो प्लास्ट। तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये एंट्रेंस से पूछा जाता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल वैक्यूल बहुत लार्ज होता है, मैंने बताया था इतना लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में कि इनका न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? सेंटर से अवे हो जाता है, और सेंटर से अवे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 90% जो है ऑक्यूपाई करता है प्लांट में उसका साइटोप्लाज्म का एरिया। ठीक है, वैक्यूल जो होता है, अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है तो ये मदद करता है वेस्ट को बाहर करने में इन केस ऑफ अमीबा। तो पूछा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस काम आता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में काम करता है अमीबा में। प्रोटिस्टा के केस में, प्रोटिस्टा जैसे मलेरियल पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, ये भी प्रोटिस्टा में आता है अमीबा। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये खाए हुए खाने को रखते हैं। तो वैक्यूल के दो टाइप दे रखे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल और फूड। कॉन्ट्रेक्टाइल ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि फूड में से तो नाम से समझ जाते हैं बच्चे की फूड कंटेन करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल में नहीं समझ पाते। तो कॉन्ट्रेक्टाइल किस काम करता है? एक्सक्रीशन में। तो वैक्यूल को दोबारा रिवाइज करते हैं। वैक्यूल जो होता है वो सेल के वेस्ट सब्सटेंस को रखने वाला एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रक्चर विच कंटेन नॉन यूजफुल मटेरियल ऑफ सेल। इसकी सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये ऑक्यूपाई करता है 90% से ज्यादा सेलुलर वॉल्यूम इन प्लांट ओनली। ठीक है, और अमीबा के केस में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में मदद करता है, और प्रोटिस्टा के केस में फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल्स को रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें दो पार्ट्स है, रफ और स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, और इसके ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म को दो एरिया में बांट देता है, एक साइटोप्लाज्म वाला एरिया और जो ये फोल्ड होकर अपने अंदर एरिया बना रहा है, तो इसे लूमिनल कहते हैं, इसे एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस कहते हैं। ये बनाता है प्रोटीन और ये बनाता है लिपिड। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। देन हमने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ी थी गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस में पढ़ा था इसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे जो होते हैं ये पैरेलली अरेंज होते हैं। कहाँ पर अरेंज होते हैं? नियर न्यूक्लियस। ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं जो भी सामान आता है ईआर से। ईआर से जो सामान आता है वो सिस फेज में आता है, जो कन्वेक्स होता है देखने में, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मॉडिफाई करके, पैक करके टू द कनकेव फेज विच इज ट्रांस फेज। ठीक है, जिस पैकेट के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे वेसिकल कहा जाता है। वही पैकेट बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइसोसोम्स में। इसके अंदर भर जाते हैं एंजाइम जो हाइड्रोलिटिक होते हैं, पानी की मदद से काम करेंगे, मतलब पानी की ही कांटेक्ट में आके काम करेंगे, एसिडिक पीएच में काम करेंगे, और ये कैपेबल होते हैं बहुत चीजों को डाइजेस्ट करने में। वैक्यूल मैंने बताया प्लांट के अंदर 90% एरिया घेर के रखता है, और वैक्यूल अमीबा के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, और फूड वैक्यूल होता है इन केस ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, या आखिरी सेल ऑर्गेनेली है, मतलब सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक ही पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसको थोड़ा यहाँ पे रफ डायग्राम से समझाऊंगा, इस वाले डायग्राम से इतना बेटर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है माइटोकॉन्ड्रिया की? आउटर मेम्ब्रेन है कॉन्टिन्यूअस। कैसी है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो टूटी नहीं है कहीं से, ठीक है, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है इनफोल्डेड, मतलब मुड़ी हुई होती है। इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड। ठीक है भाई, तो ये हो गई इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? इन फोल्डेड। दिस इज इन
फोल्डेड। अब जो इसके अंदर ये फोल्ड्स बनते हैं इनसाइड, ठीक है, इनसाइड जो ये फोल्ड बना, ये वाला जो फोल्ड बना इनसाइड, ठीक है, तो इन फोल्ड्स का नाम होता है क्रिस्टा। जैसे उसके अंदर क्रिस्टे ही था, इसके अंदर होता है क्रिस्टा, ठीक है, इन फोल्ड्स का नाम होता है क्रिस्टा, ठीक है भाई। आउटर मेम्ब्रेन पे भी और इनर मेम्ब्रेन पे भी वेरियस एंजाइम होते हैं रेस्पिरेशन के, क्योंकि ये क्या होता है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। अब यहाँ पे दो एरिया बन जाते हैं, एक तो बन जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब जो मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो स्पेस होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम होता है मैट्रिक्स, इसका नाम होता है मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। तो क्या बोला, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, या दूसरी जो स्पेस बनता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। तो ये देखो कितने कंपार्टमेंट बना रहा है, एक तो मेम्ब्रेन के बीच में एरिया बन रहा है, ठीक है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। सेकंड जो स्पेस बन रहा है वो बन रहा है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। यही मैट्रिक्स होता है जहां पे इसका न्यूक्लियस होता है, जहां पे इसका राइबोसोम होता है। तो इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। इसके मैट्रिक्स के अंदर 70s राइबोसोम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, इनर वाले एरिया को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या समझा, एक बार ध्यान दो। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे याद रखोगे, डायग्राम से याद रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इनफोल्डेड होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन दो कंपार्टमेंट बना देती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड मैट्रिक्स, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है इनफोल्डेड होती है, तो उसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें क्रिस्टा कहा जाता है। यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं रेस्पिरेशन के, मतलब जो एटीपी बनवाते हैं। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है, और ये क्या बनवाते हैं, इसके प्रोटीन्स बनवाने में मदद करते हैं, मतलब ये अपना प्रोटीन खुद बनवा सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस पे आधा डिपेंडेंट है, आधा डिपेंडेंट नहीं है। आधा डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूक्लियस इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है और बाकी इसके पास खुद का डीएनए, तो आधा फंक्शन ही अपना खुद कंट्रोल कर सकता है। तो दिस इज सेमी ऑटोनोमस। तो पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये अपना फंक्शन खुद भी कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम। चलो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं, समझ लिया, स्टेटमेंट्स देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब क्या, जैसे कि मसल है ना, हमें मसल है, मसल में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, तो मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट या एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, कम होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो हर सेल के अंदर वेरिएबल होता है। पहली चीज आपको समझ में आ गई, डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब वो सेल कितना काम करती है उस चीज पर डिपेंड करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉसेज शेप होता है। सॉसेज क्या होता है, जैसे कि तुमने हॉट डॉग देखा होगा, ऊपर वाला बन हो गया, ये नीचे वाला बन हो गया, और इसके बीच में, इन दोनों बन के बीच में एक रेड कलर का इस तरीके से जो सॉसेज होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इट इज सॉसेज शेप। चलो शेप से आगे बढ़ते हैं। देन बोला है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी मैंने समझाया ना, इट इज डबल मेम्ब्रेन, आउटर कंटिन्यूस, इनर इनफोल्डेड। तो अब जरा देखो, द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है वो दो एरिया में बांट देती है, आउटर एरिया और इनर एरिया, ये भी आ गया होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, एक सेकंड, कोई कुछ कह, चलो ठीक है, दोबारा आते हैं। मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेस को जरा समझ रहे थे हम। यहाँ पे मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में अलग अलग नंबर की हो सकती है, वो मैंने बताया। मसल्स में ज्यादा जरूरत पड़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मसल्स में ज्यादा होती है, ठीक है। अगर एक पक्षी की बात करी जाए, पक्षी को उड़ना होता है तो उसके जो फ्लाइट मसल्स होंगी उसके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी एज कम्पेयर टू देयर लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी शेप कैसी होती है, सॉसेज शेप। सॉसेज का मैंने मतलब क्या बताया था, जैसे कि ये बंद हो गए, ठीक है, इस बंद के बीच में जो भी स्ट्रक्चर रखा रहता है रेड कलर का, बाहर मोस्टली देखने को मिलता है, हॉट डॉग के बीच में सॉसेज हो गया, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने समझाया था, आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है, इनर इनफोल्डेड होती है, ठीक है। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन मैंने बताया था दो एरिया बनाते हैं, एक बनाते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरा बनाते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या बताया था, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। होप तो समझ में आ गया होगा। द इनर इज मैट्रिक्स, इसमें आउटर का नहीं लिखा हुआ, जैसे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो इसमें बस लिखा हुआ इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड। होप तो समझ में आ गया होगा, आउटर मेम्ब्रेन कैसी थी, कॉन्टिन्यूअस, और इनर मेम्ब्रेन कैसी थी, इनफोल्डेड थी। इसकी जो इन फोल्डिंग्स थी, जो मुड़ावट थी, उस मुड़े हुए हिस्से का नाम क्या था, क्रिस्टा या क्रिस्टेई। ये क्रिस्टेई जो होती है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और इसके पास एंजाइम होते हैं जो मदद करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो तुम खाना खा रहे हो ग्लूकोज, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनानी है, एटीपी। तो यहाँ पर क्या बनती है, एटीपी बनती है। सो they produce cellular energy in form of ATP, hence it is called powerhouse of cell। तो एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को बताता हूँ, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होती है, यहाँ पे होते हैं एंजाइम। क्या क्या समझ में आया, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होती है, यहाँ पे होते हैं एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं ये मदद करते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में बनती है एटीपी, और एटीपी बनाने वाले कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। देखो दोबारा स्टेटमेंट, द क्रिस्टिया इंक्रीज सरफेस एरिया, इट हैव own enzyme, mitochondria are site of aerobic respiration, they produce ATP, hence it is called powerhouse of cell। तो सारी स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हुई, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड जिसे कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टा के पास एंजाइम होते हैं, एंजाइम मदद करते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में बनती है एटीपी, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मैट्रिक्स आल्सो पॉजेस, इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मैंने बताया था डायग्राम में, सर्कुलर डीएनए बताया था, ध्यान हो तो, ठीक है, एंड आरएनए मॉलिक्यूल विच इज 70s, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे नहीं लिखा, एनसीईआरटी में ऐड कर देंगे, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया कैसी हुई, देयरफॉर इट इज सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, मैंने सेमी ऑटोनोमस का मतलब बताया था, ठीक है, कि सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये अपना आधा फंक्शन खुद कंट्रोल कर सकती है, और आधा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। आधा फंक्शन ही क्यों कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकती है विद द प्रोसेस नोन एज फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया आज जो जो पढ़ना था हमें, ठीक है। इसमें हमने आज पढ़ा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, थोड़ा मैंने रिवाइज भी कराया था कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या पढ़ाया था मैंने, और सेकंड हमने पढ़ा है आज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा प्लास्टिड, ठीक है। तो क्लास में एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।